नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री को एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के क्वेश्चन की, वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि पूरे सेट अगर आप देखोगे ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जो केमिस्ट्री का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ इस सीरीज का देख लेते हैं। रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन। जो शुगर बीट होता है और शुगर केन जो गन्ना होता है, इससे जो जूस निकाला जाता है, जूस निकालने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है क्वेश्चन गाइस, जब भी आप गन्ने का जूस पीने जाओगे तो ये बात ख्याल रखना, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो रेसिड्यू होगा उसको बोला जाता है बगेज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बगेज। ये ध्यान रखना, और जाते वक्त जब भी गन्ने का जूस पियोगे तब याद रखना कि इसको बगेज बोलते हैं करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार सीरीज में लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वल्कनाइजेशन किया जाता है रबर का, तो रबर एक्चुअल में जब प्लांट में से निकाला जाता है तो सॉफ्ट होता है, पर जब उसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट रबर है तो ये इस्तेमाल में ला नहीं सकते, वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसको हीट किया जाता है विथ सल्फर। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा वल्कनाइजेशन में सल्फर दिया जाएगा फिर, या फिर हीटिंग विथ सल्फर दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या किया जाता है, जो सॉफ्ट रबर होता है उसको हार्ड बनाने के लिए उसको सल्फर के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब नीचे यूरेनियम, थोरियम, रेडियो और कैडमियम, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। देखिए, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। सिर्फ ये जो कैडमियम बचता है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ बिकॉज। जो सोप होती है वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है और कपड़ों को साफ भी करती है। तो वो कौन से प्रिंसिपल पे साफ करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, इट सोप जो होती है लोअर दी सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है यानी जो वाटर है, इसका सरफेस टेंशन जो है वो कम कर देता है, और इसी वजह से जो कपड़े होते हैं वो साबुन अच्छी तरीके से साफ कर पाती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इसको अगर जानना है तो मैंने सरफेस टेंशन के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि सोप जो होती है अगर हमें क्लीन करना है क्लोथ, तो यहाँ पे लोअर यानी डिक्रीज करता है, क्योंकि कभी कभी आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया जाएगा कि इंक्रीज द सरफेस टेंशन, वो भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सोप जो होती है वो कपड़े क्यों साफ करती है, क्योंकि सोप जो है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है, यानी लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। ये लोअर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंडल इज अ मिक्सचर ऑफ। देखिए, कैंडल जो होती है ना, हमारी मोमबत्ती, जो लाइट जल जाने पे, आजकल तो लोगों के घर इन्वर्टर ही है, मोमबत्ती देखी तो होगी ना। तो जो मोमबत्ती होती है वो किससे बनी होती है, यानी जो कैंडल होती है, कैंडल लाइट डिनर, वहाँ पे देखी होगी आपने। ठीक है, तो वहाँ पे जो कैंडल यूज़ की जाती है वो किसका मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर होता है पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन वैक्स होता है उसका, एंड स्टीरिक एसिड। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स एंड स्टीरिक एसिड का जो है वो मिक्सचर होता है कैंडल। गाइस साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कितनी बार आप वीडियो देखोगे, कितनी बार देखोगे, तो वीडियो देखने से अच्छा है कि आपका डाटा भी खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं लिखते चलिए और वो रेफर करते चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फार्मूला इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो पहचानने हैं। अब देखिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड गिनना मैं आपको बताता हूँ, वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड यानी जो डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड में जितने बॉन्ड्स होते हैं तो उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बोला है तो हम वहीं पे फोकस करेंगे, या फिर आपको टोटल बॉन्ड पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम जो है वो बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सी 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 C लिख देते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे CH3 है, H। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा H, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद
इसके डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यह है CH, यहाँ पे लिखा CH, ये C, और इसमें 3 बॉन्ड है और यहाँ पे है H। तो ये पूरे बॉन्ड खत्म हो गए। तो अब सिंगल बॉन्ड गिनते हैं। देखिए जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें भी एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होगा ही ना, वो भी गिनना होगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से एक गिनना 6, इसमें से एक गिनना 7 8 9, इसमें से एक गिनना 10, और ये वाला एक 11। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 11 सिग्मा बॉन्ड्स है। कैसे गिनना है वो भी मैंने आपको बताया। तो आंसर है 11। ठीक है, पाई बॉन्ड भी गिन सकते हैं आप। पाई बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 और 4 जो है वो पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, पर पाई बॉन्ड पूछा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 11। तो पहले इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से नोट डाउन कर देना। और जितने सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड भी होता है तो उसमें से एक सिंगल बॉन्ड गिनना, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से भी एक सिंगल बॉन्ड गिनना। तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड है? 11। कोई भी अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है तो अच्छी तरीके से लिख लेना और बाद में सिंगल बॉन्ड गिनना, तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 30 डिग्री सेल्सियस विच 3 मेटल्स आर लिक्विड। 30 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। तो मर्क्यूरी तो रहेगा, यानी जिसका फॉर्मूला Hg, यानी रूम टेम्परेचर हम 25 या 26 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, पर वो 30 भी यानी ठीक है, 30 पे भी वो लिक्विड ही होगा। और 30 पे जो एक गैलियम होता है और एक सीजियम जो होता है वो भी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का अगर बढ़ता है तो वो मेटल जो है वो लिक्विड बन जाते हैं। तो वो कौन सा है? एक है गैलियम और उसके बाद दूसरा है सीजियम। किसके साथ? मर्क्यूरी के साथ। यानी मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम, ये 3 ऐसे मेटल है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे भी जो है वो लिक्विड होते हैं। मर्क्यूरी तो वैसे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बाकी बचे 2। तो ये 2 जो मेटल्स होते हैं वो थोड़ा सा टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर बढ़ता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये भी लिक्विड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर 1/3 इज अ मिक्सचर ऑफ बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे नोट डाउन करना, यहाँ पे लिखा है 1/3 या फिर आपको दे सकते हैं 3/1। ठीक है, 3:1। जब 1/3 दिया है, ये मिक्सचर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वा रिजिया किसका मिक्सचर होता है। तो ये जो मिक्सचर होता है ये नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। अब यहाँ पे गाइज 1:3 दिया है, तो देखिए तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एक्वा रिजिया में 1 जो होता है परसेंटेज वो नाइट्रिक एसिड का होता है एंड 3% जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको 3:1 में पूछा जाएगा तो ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की जगह आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आएगा नाइट्रिक एसिड। ये 1:3 है ना, तो 1 इसका प्रोपोर्शन नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगर आपको 3:1 पूछा जाएगा तो आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले एक्वा रिजिया क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिसमें 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ पे एक बर्तन है, यहाँ पे हमने पानी लिया, या फिर कोई भी चीज़ है बड़े स्केल पे भी इसको इस्तेमाल कर। क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में जीवन ड्रॉप होता है वो भी एक क्लोरीन का ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्लोरीन डाल दिया। अब मान के चलो कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको मारने के लिए 1 ml की जो आपने जीवन ड्रॉप डाला वो ml में होता है, तो हम इसको ml में लेंगे। तो 1 ml जो है वो क्लोरीन की ज़रूरत थी। कितनी क्लोरीन की ज़रूरत थी? 1 ml क्लोरीन की। पर आपने इसमें 2 ml डाल दिया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था ना कि कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है। तो आपने 2 ml को जो है वो डाल दिया इसमें क्लोरीन को। तो 1 ml तो यूज़ किया जाएगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको मारने के लिए, और 1 ml जो है वो इसमें बचा रहेगा। यानी इस जो आपने 2 ml ऐड किया तो 1 ml तो यूज़ किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और 1 ml तो वैसे ही वहाँ पे रह गया। ठीक है, तो ये जो 1 ml रह गया तो इसको क्या बोला जाता है? ये जो अवेलेबल क्लोरीन है, यानी जो हमारे पास शिल्लक जो है
जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन, जो अवेलेबल क्लोरीन है डिसइंफेक्शन हो जाने के बाद जो बचता है उस क्लोरीन को क्या बोलते हैं? तो इस क्लोरीन को बोला जाता है रेसिड्यूअल क्लोरीन। तो इसको रेसिड्यूअल का मीनिंग क्या होता? बचा हुआ, शिल्लक जो है वो बचा हुआ, और इसीलिए इसको बोला जाता है रेसिड्यूअल क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक? जो सिगरेट होती है इसमें मेजर पोल्यूटेंट कौन सा होता है? तो इसमें गाइस प्रेजेंट होता है निकोटीन। जो सिगरेट होता है इसमें जो तंबाकू होता है इसमें होता है निकोटीन, और जो मेन पोल्यूटेंट होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। सिर्फ आप सर्च करके देखना मोलैरिटी अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग, मोल्स अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग, आपको मिल जाएगा। पर देखिए जब गाइस बात केजी की होती है, यहाँ क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 kg बोला गया, अगर गाइस यहाँ पे 1 लीटर होता तो हमारा मोल्स है तो ये मोलैरिटी, अगर लीटर होता लीटर तो मोल्स है तो मोलैरिटी होता, ठीक है। पर यहाँ पे 1 kg दिया है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मोलैरिटी होगा। देखिए ये मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, लिटी और रिटी। जब केजी का दिया होगा तो होगा मोलैरिटी, और जब लीटर में दिया होगा सॉल्वेंट तो होगा मोलैरिटी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्वेंट जो है वो केजी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड है। देखिए ये क्वेश्चन आपको घूम फिरा के ऐसे भी इस्तेमाल बोला जा सकता है कि रैट को मारने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है, जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है, तो उसमें जिंक सल्फाइड ही होता है। तो जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज अ रोडेंटाइड। रोडेंटाइड का मीनिंग होता है जो कुतर के खाते हैं, जैसे उंदीर हो गया, रैट हो गया, तो उसके जैसे जो जानवर होते हैं तो उनको मारने के लिए जिंक सल्फाइड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी रैट जैसे, उसको क्या बोला जाता है? रोडेंटिसाइड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रोडेंटिसाइड। ये क्या है? CIDE है, ठीक है, रोडेंटिसाइड। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। आई होप आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे ही, हमारी जो केमिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की है तो ये कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।